all my dear students. Today I am going to explain you all subject science of class 7. Chapter number 1. The name of the chapter is nutrition in plants. मतलब plants में nutrition. We have already learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are the components of food. These components of food are necessary for our body and are called nutrients. Nutrition is the process of taking food by an organism and its digestion, absorption and utilization by our body. अब यहाँ बताया जा रहा है, हमने पहले ही ये चीज़ हम जानते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन्स होता है, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं, किसके, फूड के कंपोनेंट्स हैं। ये अलग अलग तरीके के जो कंपोनेंट्स हैं, ये सारे ही बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है और यही ज़रूरत की चीज़ें क्या कहलाती हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाती हैं। न्यूट्रिशंस जो होते हैं एक प्रोसेस होता है जिसमें जो फूड होता है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, डाइजेशन किया जाता है, एब्जॉर्प्शन किया जाता है और यूटिलाइजेशन किया जाता है, किसके द्वारा, उनकी बॉडी के द्वारा। All living organisms like plants can make their own food, but animals including humans cannot make their own food. They obtain it from plants and animals that eat plants. Thus, all humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. अब यहाँ बताया जा रहा है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि प्लांट जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन जो एनिमल होते हैं और ह्यूमन भी इंक्लूड हैं, ये क्या करते हैं, ये दोनों ही अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं। इसलिए ये क्या करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं और जो ह्यूमंस होते हैं ये दोनों ही किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। ये प्लांट पे डिपेंड होते हैं, उसको खाकर ही क्या करते हैं, ये अपना भोजन जो उनको ज़रूरत पड़ता है वो कंप्लीट करते हैं। ओके, तो ह्यूमन और जो एनिमल होते हैं दोनों ही डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रूप से वो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक फिगर दिया गया है जहाँ पे लिखा गया है लुक एट द पिक्चर ऑफ सम फूड आइटम्स केयरफुली, कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स आर गिवन बिलो। यहाँ पे आपको आंसर लिखना है कि जितने भी फूड आइटम्स दिए गए हैं वो किस तरीके के फूड आइटम्स हैं। तो आपको यहाँ पे जो डैश दिया गया है वहाँ पे आपको फील करना है। ओके, सो ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको फील करना है। अब यहाँ पर दिया गया है मार्क्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में किस तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब कि किस तरीके से जो उनका न्यूट्रिएंट्स का मतलब लेना है प्लांट में वो किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स बताए गए हैं कि इस तरीके से जो प्लांट्स अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो दो तरीके से लेते हैं, एक है ऑटोट्रॉपिक और एक है हेटेरोट्रॉपिक। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सब में अलग अलग तरीके का न्यूट्रिएंट्स का जो लेना होता है वो अलग अलग तरीके से होता है, तो उसी तरीके से प्लांट्स में भी होता है। तो हम ऑटोट्रॉपिक फूड्स के बारे में जानेंगे किस तरीके से जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो ऑटोट्रॉपिक में कैसे होता है। जो ऑटोट्रॉपिक होता है उसका मतलब ही है कि सेल्फ नरिशमेंट, मतलब खुद का ही पालन पोषण करना खुद से। तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खुद से ही अपना भोजन बनाते हैं, मतलब प्लांट्स जो होते हैं वो खुद से अपना भोजन बनाते हैं, जो कि सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वगैरह सब लेके ये अपना खुद ही पालन पोषण करते हैं। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं या फिर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपस कहते हैं। जो मतलब ये जिस चीज़ का भरण पोषण करते हैं उसको ऑटोट्रॉपस कहते हैं और ये जो प्रोसेस होती है उसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ओके, तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो और कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि इस ग्रुप में आते हैं। तो इस तरीके से ये क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड्स कहलाते हैं। ओके,
फिर उसके बाद है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की क्रिया सभी जानते हैं क्या होती है। ये एक प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं। फोटो मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस मतलब होता है टू बिल्ड, मतलब खुद से प्रकाश की उपस्थिति में खुद से जो भोजन का बनाना होता है उसी को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हिंदी में इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इसमें प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स में क्लोरोफिल पहले से मौजूद होती है, इस वजह से जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन सब में क्लोरोफिल पाई जाती है। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं केवल वही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में भाग लेते हैं और वही अपना भोजन स्वतः बनाते हैं और कोई प्लांट्स नहीं। तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया में सबसे पहला ज़रूरत होता है क्लोरोफिल, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। फिर जो वाटर होता है वो ज़रूरी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जो सनलाइट होती है, सनलाइट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बिना सनलाइट के जो ये प्रोसेस है वो पूरा नहीं हो सकता है। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन्हीं में ये चीज़ें होती हैं, आप जानते हैं। तो क्या होता है, यही चीज़ क्या होती है कि प्रोसेस आगे बढ़ती है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जो वाटर होता है वो सिंपल शुगर मतलब ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है इसमें क्या होता है कि एक जो ऑर्गेनिज्म होता है उसे बेसिक एनर्जी प्रोवाइड होती है, प्लस जो ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है इसमें इन लोग कार्बन डाइऑक्साइड तो ले लेते हैं, बदले में ऑक्सीजन मतलब फ्रेश एयर भी रिलीज़ करते हैं, जो कि हम ह्यूमंस के लिए और भी बहुत सारे एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है जिसे आप देख के समझ सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट जो कि सन से हमें मिलती है, क्लोरोफिल जो कि ग्रीन लीव्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। जब इनकी उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं तो बदले में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है प्लस ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, एक रिएक्शन है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पे है मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है उसमें क्या क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड है उसके बारे में है। तो वाटर एंड मिनरल्स ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं एक प्लांट में जब भी फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये कहाँ से आते हैं वाटर और मिनरल्स, ये एब्जॉर्ब होते हैं किसके द्वारा, रूट्स के द्वारा, किसी भी प्लांट के जो कि सॉइल से मिलता है। रूट कहाँ रहता है, सॉइल में रहता है, तो सॉइल से ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं। और फिर क्या होता है, ये जो रूट होता है ये लीव्स तक स्टेम के द्वारा मतलब स्टेम के द्वारा होकर ये लीव्स तक पहुंचाती हैं, वो भी किसके द्वारा, जाइलम एक वेसल्स होती हैं जिसके द्वारा एक ट्यूब मतलब पाइप की तरह होती है, जिसके द्वारा ये रूट्स क्या करते हैं, स्टेम से ब्रांचेस से लीव्स तक पहुंचाते हैं क्या, ये जितने भी वाटर और मिनरल्स होते हैं वो लीव्स तक पहुंचाती हैं। तभी तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है वो प्लांट्स के लीव्स में ही तो होती हैं। तो ये जब सारी चीज़ें लीव्स तक पहुँचेंगी प्रॉपर तरीके से तभी तो ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो होगी। तो इसमें रूट बहुत बड़ा जो काम करता है वो यही करता है कि वो मिनरल्स और जो वाटर होते हैं वो उसको एब्जॉर्ब करके जाइलम के थ्रू लीव्स तक पहुँचाती है। फिर उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में। ये एयर में प्रेजेंट होती है। तो वो कैसे प्रेजेंट होती है, हम ह्यूमंस के द्वारा और एनिमल्स के द्वारा, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और फिर हम जब छोड़ते हैं तो वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो फोटोसिंथेसिस क्या करती है, जो प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस होती है उसमें क्या होता है कि जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो उसको खींच लेती है। किसके द्वारा खींचती है, प्लांट्स के जो लीव्स होती हैं उसके सरफेस पे छोटे छोटे उसी के अंदर छेद पाए जाते हैं, मतलब छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं, जो कि ये देखिए यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। इस तरीके से होल्स होती हैं जो कि इस समय देखिए स्टोमेटा जो है बंद है और इस समय खुला हुआ है, तो इसी होल को स्टोमेटा बोलते हैं। और इसी के द्वारा जो प्लांट होती हैं वो सांस लेती हैं और सांस लेने के दौरान ही ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और फिर उसके बाद अपनी जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाते हैं।
अब यहाँ है क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होता है वो सभी प्लांट्स में मौजूद होते हैं। ये टिनी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है किस तरीके से ये स्ट्रक्चर है। ये सभी क्या है, क्लोरोफिल है। यहाँ पे गार्ड सेल होता है और यहीं पे जो छेद होता है ये क्या होता है, स्टोमेटा होता है और ये पूरी लीफ की फिगर है। तो इस तरीके से जो क्लोरोफिल होती है वो प्रेजेंट होती है किसमें, ग्रीन प्लांट्स में। फिर है यहाँ पे बताया गया है टिनी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। जो टिनी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में। जिसमें प्लांट सेल होता है उसी में वो उसी में जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं उसको क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल पाई जाती हैं और इसी के द्वारा जो सोलर एनर्जी होता है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है और जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती है। इसके साथ ही साथ सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मान लीजिए सब कुछ चीज़ें मौजूद हैं या फिर सब कुछ चीज़ें आ जाती हैं, अगर सनलाइट ना हो तो फिर फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो है वो आधी अधूरी रह जाएगी, मतलब होगी ही नहीं। तो ये दिन के समय फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है वो सनलाइट के मौजूदगी में होती है। इसी में क्या होता है, जो जितनी भी सोलर एनर्जी होते हैं वो सब केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाते हैं और वो फूड का रूप ले लेते हैं। ओके, फिर आगे चलते हैं। अब आगे है यहाँ पे हेट्रोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिशन जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक किस तरीके से होते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी बहुत सारे अलग अलग तरीके की एनर्जी को ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब दूसरों से एनर्जी को लेके ब्रेक डाउन करते हैं और फिर अपने यूज़ में लाते हैं। तो वो क्या है, हेट्रोट्रॉपिक्स है। हेट्रो मीन्स होता है अदर्स और ट्रोपस मतलब होता है न्यूट्रिशियंस। तो इस तरीके से जो एनिमल्स या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म दूसरे प्लांट्स या फिर एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं उसे हेट्रोट्रॉपिक एनिमल्स कहते हैं या फिर हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशियंस कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से पैरासिटिक न्यूट्रिएंट्स कैसे होते हैं, मतलब जो कि पैरासाइट्स होते हैं, दूसरे परजीवी जिसे कहते हैं, तो वो किस तरीके का न्यूट्रिशन मतलब होता है उनमें, तो वो इसमें बताया गया है। इसका मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं, मतलब पैरासिटिक टाइप का बिहेव करते हैं। वो क्या करते हैं, सिंथेसाइज जो फूड होता है वो उसी पे जाके रह जाते हैं और उसी पे रह के अपने भोजन को खाते हैं। मतलब जैसे कस्क्यूटा एक है, रफलेशिया है, ये सब क्या करते हैं, ये दूसरे प्लांट्स पे जाकर रहने लगते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, वहाँ पे वो जो भोजन बनाते हैं वो उसी को खाने लगते हैं, मतलब उसी से अपना भोजन भरण पोषण करने लगते हैं, क्योंकि इनमें खुद में एबिलिटी नहीं होती कि ये खुद से अपना भोजन बना सकें। तो इस तरीके से ये होस्ट प्लांट भी कहलाते हैं, मतलब होस्ट कहलाते हैं, दूसरे पे ये आश्रित रहते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर में भी कस्क्यूटा को दिखाया गया है किस तरीके से कस्क्यूटा और रफलेशिया दोनों में ही ग्रीन कलर का कोई पिगमेंट नहीं पाया जा रहा है, मतलब कलर से ही दिख रहे हैं। तो इस वजह से अपने भोजन को खुद तो नहीं बना सकते हैं। जो कस्क्यूटा होता है वो मलेशिया के फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा ही पाए जाते हैं। येलो कलर का ये एक तरीके से मुड़ा मुड़ा हुआ फिगर होता है, स्ट्रक्चर होता है, जो कि दूसरे प्लांट्स पे पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए बहुत सारे प्लांट्स ऐसे दिखाई देते हैं हमको। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, अपना भरण पोषण इन्हीं प्लांट्स जिनके ऊपर रहते हैं ये उसी से अपना क्या करते हैं, भरण पोषण करते हैं। ठीक है, रफलेशिया की बात करें तो ये जो रफलेशिया होता है ये बहुत बड़ा, मतलब बहुत बिगेस्ट और हैवीएस्ट फ्लावर है, जो कि 1 मीटर तक चौड़ा और इसका वेट कम से कम 10 किलो का होता है। तो इस तरीके से ये जो रफलेशिया फ्लावर है ये होता है। फिर आगे हम बात करें अगर अनदर पैरासिटिक के बारे में, तो बहुत सारे अलग भी प्लांट्स हैं पैरासिटिक प्लांट जो होते हैं। तो यहाँ पे एक नाम बताया गया है मिस्टेल्टो। तो ये क्या होता है, ये भी एक प्लांट है, इसकी भी जो ग्रीन लीव्स होती हैं, मतलब इस प्लांट की भी ग्रीन लीव होती हैं, इनमें भी फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। लेकिन ये क्या करते हैं, ये दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड कर होते हैं, उनसे ये वाटर और मिनरल्स लेते हैं
जो है मतलब ये दूसरे प्लांट्स पे ही डिपेंड होते हैं। इनकी जड़ें क्या करती हैं, दूसरे पेड़ों की जड़ों तक जाती हैं और फिर वहाँ से ये अपने मिनरल्स और जो वाटर होते हैं उसको लेते हैं और इस तरीके से ये दूसरे प्लांट पे भी डिपेंड होते हैं। फिर आगे अगर बात करें तो फिर आगे है सैप्रोफिटिक प्लांट्स, तो सैप्रोट्रॉपिक प्लांट्स। इसमें क्या होता है, ये एक तरीके का न्यूट्रिशन है जो कि ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, बहुत सारे मतलब ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि मरे हुए या फिर सड़े गले हुए चीज़ होते हैं जो कि वेस्ट हो रही होती है, उस पर ये क्या करते हैं, अपने आप को ग्रो करते हैं। तो इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सैप्रोट्रॉपिक प्लांट कहलाते हैं। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि फंजाई है, मोड्स है, मशरूम्स हैं, ईस्ट है। तो इस तरीके के क्या होते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि कुछ डेड या फिर डिकेइंग मटेरियल्स होते हैं। तो वहाँ जाके ये क्या करते हैं, वहाँ जाके इस सोल्यूशन को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसके बाद यहाँ से अपना भरण पोषण करने लगते हैं और वहीं पे ये प्लांट शुरू हो जाता है ग्रो करना। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं जो कि ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। उनको मतलब वो डिपेंड होते हैं इंसेक्ट्स के ऊपर। जब भी इनके ऊपर कोई भी इंसेक्ट आता है, मक्खी आती है या फिर मधुमक्खी आती है, कोई भी फ्लाई इन पे बैठता है, तो ये क्या करते हैं, अपने माउथ को क्लोज कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको जब वो मर जाता है तो उसमें से जितने भी मतलब न्यूट्रिएंट्स वाली चीज़ें होती हैं वो सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरीके के प्लांट्स क्या करते हैं, इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें इंसेक्टिवोरस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो पीचर प्लांट है, फिर है यहाँ पे ये यूट्रिकलेरिया है, फिर वीनस फ्लाईट्रैप है, ड्रोसेरा है। तो ये सारे क्या हैं, एग्जांपल्स हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के। नेक्स्ट है सिम्बोटिक प्लांट्स। सिम्बोटिक प्लांट्स मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि दो तरीके के बिहेवियर को दिखाते हैं। मतलब काफ़ी लोग आपस में समझदार होते हैं, सिम्बोटिक रिलेशनशिप होते हैं दो ऑर्गेनिज्म के बीच में। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे एग्जांपल है कुछ जैसे लाइकेन है। लाइकेन क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब एल्गी होती है और एल्गी और फंगस, ये दो लोग हैं जो कि एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते हैं या फिर जिंदा नहीं रह सकते हैं। वो कैसे, क्योंकि जो एल्गी होती है इसमें क्लोरोफिल पाई जाती है जिसकी वजह से ये अपना खाना खुद बना सकता है। और दूसरी तरफ अगर फंगस की बात करते हैं तो ये क्या करता है, एल्गी को शेल्टर देता है, मतलब रहने की जगह देता है, प्लस इसको वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है। और इसके बदले क्या होता है, ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरों में समझौता करके मतलब बहुत अच्छे से रहते हैं। एक क्या करता है, खाना बनाता है, तो दूसरा उसे पानी और मिनरल्स प्लस उसे शेल्टर देता है। तो इस तरीके से कभी भी ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, सिम्बोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बताए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं और काफ़ी अच्छे से इनकी लाइफ चलती है। फिर यहाँ पे आगे है राइजोबियम हेल्प्स टू रिप्लेनिश द सॉइल। अब यहाँ पे राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो कि क्या करता है, सॉइल को रिप्लेनिश करता है। मतलब कि जो प्लांट्स होते हैं, किसी भी खेत में अगर कोई पेड़ लगाया जाता है तो क्या होता है, उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। किसको, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उसको नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। और भी बहुत सारे प्लांट, मतलब कि प्लांट्स जितने हैं सभी को नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है लगभग। तो क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में तो बहुत ज़्यादा ही मात्रा में नाइट्रोजन है, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उसे गैसियस रूप में नहीं ले सकते हैं। उनको सॉइल के दौरान, एब्जॉर्प्शन के दौरान उनको नाइट्रोजन चाहिए। तो ये जो राइजोबियम होते हैं क्या करते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स में क्या करते हैं, उनके रूट्स में मौजूद होते हैं, जिसके कारण क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट्स को देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि ये जब
सब फसल कट भी जाती है तो भी ये क्या होते हैं, नाइट्रोजन के रूप में ही सॉइल में होते हैं, और इसकी वजह से जो सॉइल होती है वो रिप्लेनिश हो जाती है और ये काफ़ी यूज़फुल होता है। ठीक है, जो राइजोबियम होता है ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता, तो इसलिए ये क्या करता है, लेग्यूमिनस को प्लांट मतलब लेग्यूमिनस प्लांट्स को क्या देता है, ये नाइट्रोजन देता है और बदले में इसको क्या मिलता है, फूड और शेल्टर। ठीक है, तो ये भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जो कि दो लोगों के बीच में है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइजेस की तरफ चलते हैं। Okay, so first is take the correct answer. First is the components of food are necessary for our body and are called dash. Your answer is nutrients. Okay. Second is all humans and animals are directly or indirectly dependent on dash. Your answer is plants. Third number is the dash is surrounded by two guard cells and several epidermal cells. Your answer is tissue. Fourth is dash is present mostly in the green leaves of the plants. Your answer is chlorophyll. Now fifth number is dash a parasitic plant is found in the forest of Malaysia. Your answer is Rafflesia. Okay. Now next is sixth number is dash is the process that takes takes place in the process of sunlight. Your answer is photosynthesis. Now B number is fill in the blanks using the suitable words. So first is all green plants are certain bacteria belongs to dash nutrients group. So your answer is autotrophic. Okay. Now next is the dash provides the basic energy source of almost all organisms. Your answer is photosynthesis. Third is the guard cell regulate the opening and closing of the dash. Your answer is stomata. Fourth is dash is a pale yellow twining plant often seen on the tree tops. Your answer is cuscuta. Okay. Now fifth is dash grows up to 1 meter wide and weight about 10 kgs. Your answer is Rafflesia. Now sixth number is dash has green leaves to carry out photosynthesis. Your answer is Mystilato. Okay. Now next is write T or for true and F for false statement. So first is all humans and animals are directly or indirectly dependent on human resources. It is false. Second is photosynthesis provides the basic energy sources of almost all organisms. True. Third is an extremely important byproduct of photosynthesis is oxygen on which most organisms depends. True. Fourth is chloroplast present in the plant cell contain the yellow pigment called chlorophyll. False. Fifth is during photosynthesis process the solar energy is converted into chemical energy of food. True. Sixth number is plants which use saprophytic mode of nutrition are called saprophytes. Saprotrophs. Okay, so it is true. Now D number is match the following. First will match in C means autotrophic nutrients. It will match in C organisms that can prepare their own food. The next is photosynthesis. It will match in D which is the process of making food using sunlight. Third is stomata. It will match in B present in the underside of the leaves. Fourth is guard cells. It will match in F means regulate the opening and closing of the stomata. Fifth is chloroplast. It will match in A, tiny structure present in the plant cell. Okay. Sixth number is insectivorous plants. It will match in E, Venus flytrap and Drosera. Okay.
In this way your chapter is completed. You will get all the answers of the questions as your homework. So that's all for today. Thank you so much.